हेलो दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता, ये जो आपका टॉपिक है 20 नंबर का आएगा। तो एक एक अध्याय, एक एक पॉइंट आपको क्लियरली फास्टली समझाया जाएगा दोस्तों। तो अच्छे से समझना कोशिश करना, वीडियो पूरा देखना। भारत का इतिहास, प्राचीन भारत में क्या है, तो आपको ये एक क्वेश्चन इसमें जरूर मिलेगा, तो इसको ध्यान से समझना एक एक पॉइंट, ठीक है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। दूसरा टॉपिक, पुरापाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। इस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्रह काल भी कहा गया है। लगभग 36,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को होमोसेपियन कहा जाता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया। मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया था। मध्य पाषाण काल में, याद रखना दोस्तों, ठीक है। आपकी जानकारी मानव को पुरापाषाण काल से ही थी, किंतु इसका प्रयोग नवपाषाण काल से आरंभ हुआ। नवपाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया, जिसमें उसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। अगला टॉपिक, भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट फुट ने 1863 में किया। कब किया? 1863 ईसा पूर्व में, याद रखना दोस्तों के 1863 ईसा पूर्व में। अब लोग हम आगे चलते हैं। भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ से याद रखना। बिहार के चीरानंद नामक नवपाषाण कालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले। ओके। अगला टॉपिक, पाषाण काल के 3 चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ। अगला टॉपिक, औजारों में प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु तांबा थी तथा इस धातु का ज्ञान मनुष्य को सर्वप्रथम हुआ। तांबा का, ठीक है, तांबा का सबसे पहले ज्ञान हुआ। लोहा मत कर देना, तांबा करना, ठीक है। औजारों में प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु तांबा थी तथा इस धातु का ज्ञान मनुष्य को सर्वप्रथम हुआ। ओके। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा इलाहाबाद से पाया गया। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना दोस्तों। सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की। दयाराम साहनी ने 1981 में। ओके, ये टॉपिक आगे देखते हैं। हड़प्पा के पश्चात 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। भारत में सर्वाधिक सैंधव स्थल गुजरात में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक सैंधव स्थल कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में, याद रखना दोस्तों, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, इम्पोर्टेंट। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं महागो स्वरूप बसते थे 1921 में। और किस नदी के? रावी नदी की वर्तमान स्थिति पाकिस्तान, मांडगोमरी जिला, ठीक है, याद रखना दोस्तों। और प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या होगा यहाँ पर? तांबे का पैमाना, तांबे की इक्का घड़ी, तांबा गलाने की भट्टी, अन्नागार, ये सब, ठीक है। दूसरा है मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी 1922 में इसकी खोज की। और नदी है सिंधु, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले के पास। ओके। और इससे भी स्नानागार। अब क्वेश्चन आया सबसे, जो इसका क्वेश्चन यही आता है, स्नानागार। मोहनजोदड़ो का स्नानागार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, इसका याद रखना। अब आप थोड़ा सा इसके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभ्यता का कालक्रम एवं नामकरण, ठीक है, इसको देखो, इम्पोर्टेंट उसको अच्छे से समझा रहा है दोस्तों, ठीक है। सभ्यता का कालक्रम एवं नामकरण रेडियो कार्बन C40 विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता के सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है, ठीक है, इसको लिख लेना। 2350, अब ऐसे 2023 है, 2350 इस तरीके से साबित कर लेना, ठीक है। और दूसरा, सिंधु सभ्यता के नई नदी घाटियों तक विस्तृत स्वरूप का पता चलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से अधिक जाना जाता है। हड़प्पा को इस नगरीय सभ्यता का प्रथम उत्खनन स्थल होने के कारण नामकरण यह सम्मान प्राप्त हुआ। ओके दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं जो मेन वो ऋग्वैदिक काल से एक आध क्वेश्चन फंसे जाता है, तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन, इसका पॉइंट पहले देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्य कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त है। ऋग्वैदिक साहित्य को कबीले का जन कहा गया, ठीक है।
कबीले का जन, याद रखना, कबीले के सरदार को राजन कहा जाता है जो शासक होते थे। सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल या परिवार थी। कई कुल मिलकर ग्राम बनते थे जिसका प्रधान ग्रामणी होती थी। ग्रामणी याद रखना, ग्रामणी, जिसका प्रधान कौन था? ग्रामणी होता था। कई ग्राम मिलकर विस होता था जिसका प्रधान विस्पति होता था, तथा कई विस मिलकर जन होता था जिसका प्रधान राजा होता था। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। अब आगे ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ऋग्वेद में जन का 275 बार तथा विस का 170 बार उल्लेख हुआ। सभा, समिति, विधत एवं गण राजनीतिक संस्थाएं थी। परिवार प्रति सत्ता था। समाज में वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। सोम आर्यों का पेय था तथा यह जौ का मुख्य खाद्य पदार्थ था। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, सोम, और यह जौ का मुख्य खाद्य पदार्थ था। समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इस समय समाज में विधवा विवाह, जस्ट वेट, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाना। समाज में विधवा विवाह, नियोग प्रथा, पुनर्विवाह का प्रचलन था, लेकिन पर्दा प्रथा, बाल विवाह तथा सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। ठीक है, ये वाली प्रचलित नहीं थी, इसको याद रखना दोस्तों। पर्दा प्रथा, बाल विवाह तथा सती प्रथा। ओके, अब आपको ये देख लो ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ, एक आध देख लो बस, ज़्यादा किया तो लिख लेना। प्राचीन नाम कुंभ, अब इसका नाम होगा कुर्रम, बेतस्ता, झेलम। ठीक है, प्राचीन नाम। अब आपको यहाँ पर गोमती का गोमला, ठीक है, बिपाशा का व्यास, ठीक है, परुसड़ी का रावी। इस तरीके से आपको याद कर लेना, ये वाला इम्पोर्टेंट है, परुसड़ी का रावी, ये वाला। ठीक है, ठीक है, चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट आपको समझाते हैं। ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का काश युगीन सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ, काफ़ी बार आपने सुना होगा कालीबंगा आखिर है क्या? काले रंग की चूड़ियाँ होता है, इस तरीके से आप याद रखना। ठीक है, अगला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर निर्माण योजना का होना था। एक सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली इस सभ्यता की नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे, इसको याद रखना दोस्तों। ठीक है, अगला टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था। विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासी ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। यूनानी इसे सिंडन कहा, जो सिंधु का ही यूनानी रूपांतरण है। हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। माप तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी। ठीक है, माप तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी, याद रखना दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन संभवतः वर्णिक वर्ग द्वारा चलाया जाता था। इस सभ्यता में माता देवी की उपासना का प्रमुख स्थान था। साथ ही पशुपति, लिंग, योनि, वृक्षों एवं पशुओं की भी पूजा की जाती थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु था और उसकी पूजा का प्रचलन था, याद रखना दोस्तों। इस काल में मंदिर के अवशेष नहीं मिले। ठीक है, नहीं मिले, नहीं, ये याद रखना। इस सभ्यता के निवासी मिट्टी के बर्तन निर्माण, मोहरे के निर्माण, मूर्ति निर्माण आदि कलाओं में प्रवृत्त थे। मुहरे अधिकांश सैलखड़ी की बनी थी। मुहरे कैसी बनी थी? सैलखड़ी की। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने एवं जलाने की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, मानव शास्त्रियों के अनुसार 4 जाति समूह प्रोटो ऑस्ट्रोलोड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन एवं अल्पाइन द्वारा इस सभ्यता का निर्माण हुआ था। ठीक है, 4 जातियों के। ठीक है, लिपि हम लोग देख लेते। लिपि क्या है? लिपि हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। चित्र इस तरह के चित्र बने होते थे, तो भाव चित्रात्मक। ये लिपि प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं, दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी गई। इस लेखन पद्धति को बुस्टोफेदम कहा जाता है। बुस्टोफेदम, इसको याद रखना दोस्तों। बुस्टोफेदम, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका और पढ़ा नहीं जा सका इसको। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा बुस्टोफेदम। ठीक है, वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया जाता है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है, आ सकता है कि जहाँ उत्तर वैदिक काल से
उत्तर वैदिक काल इसे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो आपको ऋग्वेदिक काल याद रखना है, या 1500 और 1000, ठीक है। फिर इसको उत्तर वैदिक 1000, फिर 600, इस तरीके से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। आ गया तो आप, मुझे पता है आपने देखा यह वीडियो तो आप कर लोगे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया बताएगा, ठीक है। भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे थे। यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र, ठीक है। इसको याद रखना दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, उत्तर वैदिक काल को भी देख लेते जल्दी जल्दी फास्टली, ठीक है। उत्तर वैदिक काल क्या है? उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता बड़े राज्यों तथा जनपदों की स्थापना। दूसरा, राजत्व के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा किया गया, ठीक है। इस काल में राजा का महत्व बढ़ा, उसका पद वंशानुगत हो गया। अगला टॉपिक, उत्तर वैदिक काल में परिवार प्रतिसत्ता होते थे। संयुक्त परिवार की प्रथम प्रथा विद्यमान थी, संयुक्त परिवार की, ठीक है। साथ साथ समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा था। स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्हें धन संबंधी तथा किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, ठीक है। जवालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। धार्मिक एवं यज्ञ कर्मकांडों में जटिलता आई। इस काल में सबसे प्रमुख देवता प्रजापति विष्णु एवं रुद्र शिव थे, ठीक है। प्रजापति ब्रह्मा, प्रजापति को हम ब्रह्मा बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, अगर कहीं ब्रह्मा नहीं आया प्रजापति आ गया तो आप प्रजापति मतलब ब्रह्मा, इसको याद रखना, ठीक है। तो अब आपको उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता प्रसिद्ध थे? विष्णु भगवान, रुद्र और शिव, ठीक है। रुद्र विष्णु एक ही बात, रुद्र और शिव एक ही बात है, विष्णु और ब्रह्मा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रख लेना, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। षड दर्शन एवं उनकी रचयिता काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको देख लो दोस्तों। सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल हैं। योग दर्शन के पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के कड़ादिया उल्लूक। तो आपको ज़्यादा इसमें क्या रखना है? योग के याद रख लेना है, योग के पतंजलि। इससे आप याद भी रख सकते हो, बाबा रामदेव योग कराता है ना, तो वो पतंजलि का प्रोडक्ट बेचते हैं, तो इस तरीके से आपको योग का पतंजलि, शाक का कपिल कर लेना, न्याय का गौतम, न्याय का गौतम, जो गौरवमान होगा वही तो न्याय करेगा, तो इस तरीके से आपको याद कर लेना, ठीक है। अब जैन धर्म से हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसता है, कुछ भी हो, पर आपको इसको अच्छे से कर लेना, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको देख लो अच्छे से। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव, ठीक है। इन्हें इस धर्म का संस्थापक माना जाता है। अब महावीर स्वामी आए तो महावीर स्वामी मत कर देना, ऋषभदेव को करना, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन करोगे आप? ऋषभदेव, ठीक है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर क्वेश्चन आ गया जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो अगर उसमें ऋषभदेव आ जाए और महावीर स्वामी आ जाए तो आप उसमें ऋषभदेव ही करना। अगर वास्तविक संस्थापक, वास्तविक और बन के आगे लिख के आ जाए तो आपको क्या करना, तब आप महावीर स्वामी कर देना, ठीक है। इस तरीके वास्तविक आ जाए, एक शब्द और बढ़ जाए इम्पोर्टेंट बनाने के लिए, तो आप वहाँ पर महावीर स्वामी करना, बाकी आप ऋषभदेव होगा, ठीक है। जैन धर्म में कर्मफल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक माना जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण, ये किससे रिलेटेड है? तो जैन धर्म से। ये त्रिरत्न है जैन धर्म के, तो इसको याद रखना, ठीक है। महावीर ने 5 महाव्रतों का पालन उपदेश दिया। यह 5 महाव्रत है: सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनमें से शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा है। जैन धर्म अनिश्वरवादी है। जैन धर्म कैसा? क्वेश्चन, जैन धर्म कैसा? अनिश्वरवादी, ठीक है। इससे याद रखना। अब ये जो हम बता रहे हैं परिचय, इसमें तो एक ना कभी टॉपिक फंसाया और फंस भी सकता है, तो इसको ध्यान से देखना, याद कर लो। एक तरह से महावीर स्वामी का परिचय। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। पिता का नाम सिद्धार्थ था।
क्षत्रिय कुल के थे, ठीक है। माता का नाम त्रिशला था, लक्ष्मी शासक के छेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया। तप स्थल जम्म का ग्राम, रजुपाल का नदी किनारे, जम्म का ग्राम, ठीक है। इन्होंने तपस्या क्या की, जम्म का ग्राम में। केवल्य ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में। निर्माण इनका 468 हुआ, मतलब मृत्यु। निर्माण का अर्थ क्या होता है, मृत्यु। मृत्यु कब हो गई, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में। मृत्यु कहाँ पर हुई, पावापुरी में। जन्म कहाँ हुआ, कुंडग्राम में। इस तरह के कुंडग्राम, वैशाली। मृत्यु कहाँ हुई, पावापुरी। अब आपको इसको याद कर लेना, लिख के याद कर लेना, कैसे भी याद कर लो दोस्तों, ठीक है। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्र का परित्याग करते थे, ठीक है। अब ये जो इम्पोर्टेंट है इसको देख लो। जैन महासंगति प्रथम समिति 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में हुआ। स्थल था पाटलिपुत्र, आद्य स्थूलभद्र। कार्य था जैन धर्म 2 भागों में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ। द्वितीय संगति 512 ईस्वी में हुआ। बल्लवी स्थल था। देव ऋषि गढ़ी क्षमाश्रमण में धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया इसमें, ठीक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। तो ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया था, प्राकृत भाषा में। किस में, प्राकृत भाषा, प्राकृत बोले उसको, ठीक है। बौद्ध धर्म, अब बौद्ध धर्म आता है दोस्तों। बौद्ध धर्म को देख लो आप अच्छे से। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और महावीर। और जैन धर्म के कौन थे, ऋषभदेव, ठीक है। और वास्तविक पूछे तो आप क्या करना, महावीर स्वामी, ठीक है। अब हम लोग इनका जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु में हुआ था। लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु। जन्म का वर्ष 563 ईसा पूर्व, ठीक है। 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। किसका, गौतम बुद्ध जी का। पिता का नाम था शुद्धोधन, साकेगढ़ के प्रधान थे। माता का नाम महामाया कोलियागढ़ की राजकुमारी थी। पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्र का नाम राहुल था। गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किया उन्होंने। तपस्थल इनका कौन सा था, उरुवेला, निरंजना नदी के किनारे, उरुवेला, ठीक है। उरुवेला महात्मा बुद्ध ने तपस्या की थी। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई थी और महापरिनिर्वाण इनका 483 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी में हो गई थी। इनका जन्म 563, मृत्यु 483, 83, 63, 63, इस तरीके से याद कर लो। जन्म कब हुआ, 563, मृत्यु कब हुई, 483 ईस्वी में, ठीक है। इस तरीके से अब हम लोग ये देख लेते हैं। इससे ये हो गया वैदिक साहित्य, ठीक है। वैदिक साहित्य को हम लोग देख लेते हैं। वैदिक साहित्य, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। अब हम लोग ऋग्वेद को देख लेते हैं। ऋग्वेद ये प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। इसकी भाषा पद्यात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है, ठीक है। सामवेद देख लेते हैं। सामवेद इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अब क्वेश्चन आया, भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, सामवेद को, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं यजुर्वेद। ये एक मात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना पद तथा गद्य दोनों में है की गई है। यह मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। कर्मकांड प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो अगर ऋग्वेद आ गया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आ गया तो मुझे लगता है, आई होप कि आप लोग यजुर्वेद कर पाएँ। ज़्यादातर लोग ऋग्वेद ही कर पाएंगे। तो इसको टॉपिक को याद रखना, कर्मकांड प्रधान ग्रंथ कौन सा है, यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद। अगला है अथर्ववेद। इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निर्माण, जन तंत्र, टोना टोटका आदि का वर्णन है। तो अथर्ववेद मतलब ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जनतंत्र, टोना टोटका, ये सब अथर्ववेद के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, क्लियर हो गया हो। अब देखते हैं उपनिषद। ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। इसकी संख्या 108 है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है, सत्यमेव जयते, जो कि किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेदांग, वेदांग को देखते हैं। वेदांग क्या है, वेदांग के अर्थ समझने एवं सूक्तियाँ के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है, ठीक है। इनकी संख्या 6 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष,
अब हम लोग देखते हैं स्मृतियाँ। स्मृतियाँ क्या होती हैं वो देखते हैं, समझते हैं। स्मृतियाँ स्मृतियाँ स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। किसको धर्मशास्त्र कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? स्मृतियों को। याद रखना, मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। इसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य की गई। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। और स्मृतियों को क्या कहते हैं दोस्तों? आप याद रखना, धर्मशास्त्र। ठीक है। अब हम देखते हैं पुराण। उनकी संख्या 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इसको याद रखना, 18। ठीक है। पुराणों की संख्या 18। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है मत्स्य पुराण में। ठीक है। तो मत्स्य पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं। और सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के वर्णन किया गया। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है। और ये वाला टॉपिक और देख लो जल्दी जल्दी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में चर्चा, आर्य सत्य बताए हैं, दुख समुदय, ये सब बताया उन्होंने। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। ठीक है। हर्यक वंश को देख लेते हैं। मगध साम्राज्य, जस्ट वेट थोड़ा सा। ठीक है। मगध साम्राज्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से देखते हैं मगध साम्राज्य। ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। प्राचीन भारत में समाजवाद की शुरुआत या विकास का श्रेय मगध को दिया जाता है। ठीक है। इसको याद रखना दोस्तों। हर्यक वंश 544 से 412 ईस्वी। 544 से 412 ईस्वी। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व था। इसकी राजधानी ग्रीवज राजगृह थी। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ की। ठीक है। आगे देखते हैं। बिंबिसार ने अपने राजकीय चिकित्सक जीवक को पड़ोसी राज्य अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत महासेन की चिकित्सा के लिए भेजा। अगला टॉपिक। बिंबिसार को उसके पुत्र अज्ञातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व ने बंदी बनाकर सत्ता पर कब्जा जमाया। अज्ञातशत्रु को कुड़िक के नाम से जाना जाता। तो बिंबिसार के पुत्र का नाम था अज्ञातशत्रु और उसी ने अपने पिता की मृत्यु कर दी और उसको इसलिए कुड़िक कहा जाता। कुड़िक। ठीक है। कुड़िक। आगे देखते हैं। अज्ञातशत्रु ने बज्जी संघ के लक्ष्मियों को पराजित करने के लिए रथल मूसल का महाशिलाकंटन नामक नए हथियारों का प्रयोग किया। अज्ञातशत्रु के शासनकाल में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। अगला टॉपिक। अज्ञातशत्रु का पुत्र उदयभद्र 460 से 444 हर्यक वंश का तीसरा महत्वपूर्ण शासक था। उसने पाटलिपुत्र वर्तमान पटना की स्थापना की तथा उससे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। अब पाटलिपुत्र किसने बनाया? तो आप क्या कहोगे? उदयन ने बनाया। उदयन किसका पुत्र था? अज्ञातशत्रु का। ऐसे याद रखना। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी से 344 ईस्वी। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी से 344। याद रखना दोस्तों। हर्यक वंश के सेनापति शिशुनाग ने मगध की सत्ता पर कब्जा कर लिया। शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है। अगला टॉपिक। इस वंश के शासक कालाशोक कारकवड़ के शासनकाल में मगध की राजधानी वैशाली थी। शासनकाल में मगध की राजधानी वैशाली थी, जहां द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति का। ठीक है। इसको याद रखना दोस्तों। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। इसे याद रखना। उसे सर्वोच्चात्मक अर्थात सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता। अब क्वेश्चन आएगा, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला था? अब चंद्रगुप्त और कोई आ गया, मतलब राजा जो अच्छा था, अशोक गया, तो आप उसी को कर डालोगे। इसका नाम में मुश्किल है, आप टिक मारो। तो आपको ये टॉपिक याद रखना, पॉइंट याद रखना। सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला कौन था? महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद। ठीक है। आगे देखते हैं हम। महापद्मनंद ने एक छत्र राज्य की स्थापना की तथा एक राष्ट्र की उपाधि भी धारण की। अगला टॉपिक। नंद वंश का अंतिम शासक धननंद था। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। किसके शासनकाल पर भारत पर आक्रमण किया? सिकंदर ने। तो किसके शासनकाल पर? धननंद के शासनकाल पर आक्रमण किया। ठीक है। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा। अब सिकंदर से रिलेटेड एक टॉपिक याद कर लो। ठीक है। देख लो, समझ लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिकंदर का भारत अभियान।
सिकंदर मैसिडोनिया मकदूनिया के क्षत्रप फिलिप का पुत्र था। ठीक है, अपने विश्व विजय की योजना के अंतर्गत सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। झेलम तथा चिनाब के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक पोरसपुरु ने सिकंदर का प्रतिरोध किया। सिकंदर एवं पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की हार हो गई। इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध या हाई डेस्पीच का युद्ध के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, कई बार एग्जाम में आया है। बाद में सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, अतः सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। अब सिकंदर की मृत्यु कब हो गई? 323 ईस्वी में बेबीलोन में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नंद वंश के बाद कौन सा आ गया? मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक धननंद को अपदस्थ कर मौर्य समाज की स्थापना की। मतलब उसको मार डाला, खत्म कर डाला। तब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब अगला टॉपिक देखते हैं। सेल्यूकस ने मैगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। सेल्यूकस ने। अगला टॉपिक देखते हैं। सैंडोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन भिक्षु भद्रभाहु से दीक्षा लेकर सबड़बेलगोला में कायाक्लेश के द्वारा प्राण त्याग दिया। बिंदुसार 298 ईस्वी से 272 ईसा पूर्व को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को वह आजीवक संप्रदाय या अनुयायी था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से अंजीर मदिरा तथा एक दासनी की मांग की थी। अशोक 253 ईस्वी से 223 ईस्वी पूर्व अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए प्रतिपादित धर्म के लिए विश्व विख्यात है वो। ठीक है, अगला देखते हैं। अशोक ने अपने शासक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग का आक्रमण किया तथा उसे जीत लिया। 261 ईसा पूर्व याद रखना दोस्तों। कलिंग के साथ ये युद्ध में भारी रक्तपात को देख अशोक ने युद्ध नीति को छोड़ धर्म नीति का पालन किया। अशोक ने बड़े भाई सुमन के पुत्र निर्गोद से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया। बाद में उपगुप्त ने उस बौद्ध धर्म में दीक्षा किया। इसको दीक्षित दिया मतलब दीक्षा दी, विद्या दी। ठीक है, अशोक के धर्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अशोक के कलिंग युद्ध तथा हृदय परिवर्तन की जानकारी उसके 13वें शिलालेख में मिलती है। तो हृदय परिवर्तन हुआ उसके किस शिलालेख से मिलती है? 13वें शिलालेख से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना दोस्तों। आगे देखते हैं। अशोक ने अपने शासकीय एवं राजकीय आदेशों को शिलालेख पर खुदवाकर साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित किया। शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक तथा ग्रीक लिपि में है। अशोक के शिलालेखों का पता सर्वप्रथम टी फेल्थ ने लगा था। इसे पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स विस्म को मिली। अगला टॉपिक। मौर्य समाज में उच्च स्तर के अधिकारियों को तीर कहा जाता था, जिनकी संख्या 18 बताई गई है। ठीक है, 18 संख्या बताई गई है। कौटिल्य, चाणक्य के अर्थशास्त्र तथा मैगस्थनीज के इंडिका से मौर्य समाज के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य के बारे में ओके दोस्तों। मैगस्थनीज था, उसने इंडिका पुस्तक लिखी। अब ये भी टॉपिक पढ़ सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। ठीक है, मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। यमन। मौर्योत्तर काल में भारत का सबसे पहला विदेशी आक्रमण बैक्ट्रिया के ग्रीकों ने किया। इन्हें हिंद यमन या इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा टॉपिक। हिंद यमन शासकों में मीनांडर महत्वपूर्ण है। इसकी राजधानी साकल थी। अगला टॉपिक। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागसेन के साथ मीनांडर मिलिंद के द्वारा किए गए वाद विवाद का विस्तृत वर्णन मिलिंद पन्नों के नामक ग्रंथों में है। ठीक है, मिलिंद पन्नों नामक ग्रंथों में। इंडो ग्रीक शासक ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के तथा लेख युक्त सिक्के जारी किए। इंडो ग्रीक शासकों ने, याद रखना दोस्तों। अगला टॉपिक। विभिन्न ग्रहों के नाम, नक्षत्रों के आधार पर भविष्य बताने की कला, संवत तथा सप्ताह के 7 दिनों का विभाजन यूनानियों ने भारत को सिखलाया। ये जो कला जो संवत तथा सप्ताह के 7 दिनों का विभाजन, ये किसने सिखाया भारत को? यूनानियों ने सिखाया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं शक क्या। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक शासकों ने रुद्रदामन प्रथम प्रमुख था। शक शासकों में रुद्रदामन प्रथम प्रमुख था। जूनागढ़ से प्राप्त उसका अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। रुद्रदामन
प्रथम ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। ठीक है, सुदर्शन झील का। पहलव पार्थियन, पहलव मूलतः पार्थिव के निवासी थे। पहलव का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोंदोफर्निस था। उसके शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। सेंट थॉमस, इसको याद रखना दोस्तों। हम देखते कुषाण। कुषाण यूची जनजाति से संबंधित थे। वे पश्चिमी चीन से भारत आए थे। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत से प्रचलित किया। शक संवत किसने प्रचलित किया? कनिष्क ने। ठीक है, अगला टॉपिक, कनिष्क ने पूर्व पेशावर को अपनी राजधानी बनाया। मथुरा कनिष्क की द्वितीय राजधानी थी। ये याद रखना। अगला टॉपिक, कश्मीर में कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अब हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, लेकिन इसके पहले श्रीगुप्त 240 से 285 तथा घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी का शासक के रूप में उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम 319-335 ईसा पूर्व 320 ईसा पूर्व में गुप्त संवत की शुरुआत की गई। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये चंद्रगुप्त प्रथम वो हैं गुप्त साम्राज्य वाले। ठीक है, 319 से 335 और इन्हें महाराजा धीराज की उपाधि धारण की इन्होंने। अगला टॉपिक, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जो उस समय की महत्वपूर्ण घटना थी। अगला टॉपिक, समुद्रगुप्त 335 से 375 चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। विभिन्न अभियानों के कारण इतिहासकार B.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। भारत का नेपोलियन कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की विजयों और उसके बारे में जानकारी के स्रोत उसके दरबारी कवि हर्षवर्धन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से मिलता है। समुद्रगुप्त की अनुमति से सिंहल श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में एक बौद्ध मठ स्थापित किया। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, तो बीड़ा भी बजाता था समुद्रगुप्त। और इसी कारण आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 का काल गुप्त काल में साहित्य काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला टॉपिक, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते हैं तथा चांदी के सिक्के चलाए। किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने।